आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि सर्टेन रूल्स पे बेस्ड है। ठीक है, कुछ रूल्स होगा जिसके आधार पे आप कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करना सीखोगे और उन रूल्स को आपको मेमोराइज करना होगा, उन रूल्स को आपको याद करना होगा। एक्चुअल में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस शुरू हुआ लेबोरेटरी में, तो शुरुआत में केमिस्ट्रिस्ट लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार नाम देना शुरू किया उनका। जो मान लो किसी ने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, तो उस जगह के नाम पे वो अपने नाम पे, अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे जो है नाम देना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑब्वियसली ये तरीका बहुत खराब होगा, जिसमें कि आपको बहुत सारा कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी, बहुत सारा कंपाउंड्स का नाम आपको याद रखना होगा। तो इसीलिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, एक ऐसा तरीका डेवलप किया गया जिसमें कि हर कंपाउंड्स का एक नाम लिखने का एक रूल हो, एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स होगा जिसके आधार पे आप कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करोगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो आईयूपैक सिस्टम के द्वारा, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं, उसके द्वारा एक सिस्टमैटिक रूल बनाया गया है जिसके आधार पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर पे ही अपने आप को सीमित रखेंगे। और आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपैक नोमेनक्लेचर का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ कंपाउंड्स का आपको कॉमन नेम आप याद रख सकते हो, लेकिन अधिकतर का आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही लिखा जाता है, दिया जाता है। तो देखिए, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में एक सेट ऑफ रूल्स होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने का। इस सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम हो जाए, तीन नाम हो जाए। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ही नाम होगा, एज वेल एज मोर देन वन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कभी सेम नहीं हो सकता है। अलग अलग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी अलग अलग होगा। एक कंपाउंड का एक होगा नाम, और अलग अलग कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो आईयूपैक सिस्टम के अंतर्गत नोमेनक्लेचर किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसमें कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने का तरीका एक सेट ऑफ रूल्स से आता है। और उस सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत सिंगल कंपाउंड का नाम सिंगल होगा, मतलब एक कंपाउंड का नाम एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा एक कंपाउंड का नाम एक से ज्यादा तरह का हो। और अलग अलग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अलग अलग होगा, दो अलग अलग कंपाउंड्स का नाम सेम भी नहीं होगा। ठीक है, तो वी मेनली स्टडी आईयूपैक नोमेनक्लेचर, IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, we mainly study IUPAC nomenclature of compounds, in which a set of rules is given. A set of rules is given to name कंपाउंड्स, जिसमें कि एक सेट ऑफ रूल्स दिया गया है कंपाउंड्स को नाम लिखने के लिए।
कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड करते हैं। इस सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत किसी भी दो कंपाउंड का नाम सेम नहीं हो सकता है और किसी भी सिंगल कंपाउंड का नाम एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। आप देखोगे कभी कभी एक सिंगल कंपाउंड का नाम हम बोलेंगे कि ये दोनों आंसर हो सकता है, तो वो दोनों जो है वो लगभग सेम तरह का नाम होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग नाम। इस बात को गौर कीजिएगा कि अंडर द आयुपैक सिस्टम के अंतर्गत different compounds have different name। अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग नेम होगा। and a compound has unique name और एक कंपाउंड को जो होगा यूनिक नेम होगा। आयुपैक सिस्टम के अंतर्गत डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग अलग नाम होगा, डिफरेंट नेम होगा, और एक कंपाउंड को यूनिक नेम होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आयुपैक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम लोग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर भी हम लोग सीखेंगे, जो खासकर इंपॉर्टेंट कॉमन नोमेनक्लेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेनली हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक सेट ऑफ रूल्स को आपको याद रखना होगा। अब देखिए, नाम लिखने का कुछ तरीका होगा, कुछ रूल्स होगा, और इस रूल्स को आपको मेमोराइज करना होगा। नोमेनक्लेचर जो है एक साइंस का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि नोमेनक्लेचर कोई साइंस का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन लाइक व्हाई, क्यों ऐसा नाम, ऐसा कोई क्वेश्चन यहां एराइज नहीं करता है, क्योंकि आपके पास रूल्स है, रूल्स के अनुसार से नाम कर देना है। आप ये नहीं कह सकते हो क्यों ऐसा ही रूल बनाया गया है। रूल जो भी बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग नाम हो और एक सिंगल कंपाउंड का यूनिक नेम हो। तो इस तरह से रूल्स बनाया गया, उस रूल्स को आपको याद रखना होगा। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are classified as follows। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई हम लोग करेंगे इस तरह से, अगर हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक तो हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा वो, और दूसरा होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जिसमें, उसको सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जो सिंगल, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी हो,
सिंगल बॉन्ड तो हो ही, साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग बारी बारी से सभी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी द नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं अलग अलग पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर लिखना है, सबसे पहला काम यही करेंगे हम। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है अल्केन, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम अल्केन भी होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। Saturated hydrocarbon has only single bonds। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक तो ब्रांच्ड और एक अनब्रांच्ड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फर्दर अल्केन कैन बी डिवाइडेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही अल्केन कहा जाता है। अल्केन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला अनब्रांच्ड अल्केन, कोई ब्रांचिंग नहीं हो, सिंपल सिंपल अनब्रांच्ड अल्केन हो। सिंपल क्या हो, आपके पास चेन में कार्बन आइटम प्रेजेंट हो, कोई ब्रांचिंग नहीं हो। ठीक है, इस तरह का जो आपका होगा, इसमें नो ब्रांचिंग ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, नो ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, नो ब्रांचिंग इन कार्बन चेन इज प्रेजेंट। कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगा, इसको हम लोग अनब्रांच्ड अल्केन कहेंगे। और दूसरा होगा ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन क्या होगा, कार्बन चेन इज ब्रांच्ड, कार्बन चेन जो होगा ब्रांच होगा। गौर कीजिएगा, चाहे अनब्रांच्ड अल्केन हो या ब्रांच्ड अल्केन हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ अल्केन, दोनों में से कोई भी अल्केन आप लोगे, एनी टाइप ऑफ अल्केन, चाहे ब्रांच हो या अनब्रांच लो, है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, वेयर n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरह से होगा। वेयर n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होगा। किसी भी तरह के अल्केन का फॉर्मूला जो होगा CnH2n+2 ही होगा, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ब्रांच अल्केन ये है आपका, जिसमें कार्बन चेन ब्रांचिंग होगा उसमें, और अनब्रांच्ड अल्केन में कार्बन चेन का ब्रांचिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, ब्रांच्ड अल्केन का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले अनब्रांच्ड अल्केन का नाम जानना होगा। तो अगर हम बात करें नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन,
नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन, तो आपके पास जो नोमेनक्लेचर होगा अनब्रांच्ड अल्केन का वो इस तरह से होगा CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, ठीक है। आपके पास C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 C11H24 C12H26 C13H28 C14H20H30 C15H32 C16H34 C17H36 C18H38 C19H40 C20H42, ठीक है। उसके बाद भी हम कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपको दिखाते हैं। उसके बाद C21H44 C22H46 C23H48 C24H50 C25H52 C26H54। उसके बाद आप क्या करोगे कि मान लो हम इसके बाद लिखते हैं C30H62 C31H64 C32H66। उसके बाद हम C33 लिख देते हैं C33H68। सभी काम नहीं कर रहे हैं, मान लिया हम C38H78 करते हैं। उसके बाद फिर हम आर्बिट्ररी मान लिया आपसे बोलते हैं C40H82। उसके बाद हम बोलते हैं C51H104। उसके बाद बोलते हैं हम C65H132। इस तरह से हम बहुत सारे कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना आपको बताते हैं। तो देखिए कुछ हद तक जैसे कि आप 18 में 20 तक तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे इसका नाम होता है मीथेन, एक कार्बन वाले का नाम मीथेन, 2 कार्बन वाले का नाम इथेन, 3 कार्बन वाले का नाम प्रोपेन, 4 कार्बन वाले का नाम ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले का नाम पेंटेन। ये आप जानते होंगे, मुझे लगता है कि 10 तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। हेक्सेन, 6 कार्बन वाले का हेक्सेन, 7 कार्बन वाले का हेप्टेन, 8 कार्बन वाले का ऑक्टेन, 9 कार्बन वाले का नोनेन, 10 कार्बन वाले का डेकेन, 11 कार्बन वाले का अनडेकेन, 12 कार्बन वाले का डोडेकेन, 13 कार्बन वाले का ट्राइडेकेन, 14 कार्बन वाले का टेट्राडेकेन। आप समझ सकते हो कि क्या किया जा रहा है, प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है 1 2 3 4 के लिए उसको यूज किया जा रहा है। पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, उसके बाद हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन और उसके बाद इकोसेन। इकोसेन 20 वाले का नाम होता है इकोसेन, इसका नाम होगा अनइकोसेन, इसका नाम होगा डाई इकोसेन, इसका नाम होगा ट्राई इकोसेन, इसका नाम होगा टेट्रा इकोसेन। बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है, आप 20 का जानते हो, उसके बाद सबका जान जाओगे बाय यूजिंग द प्रीफिक्स फॉर 1 2 3 4 ये सब जो भी है उसके लिए। 1 के लिए अन, 2 के लिए डाई, बस अंतर यहीं पे है कि यहाँ पे 2 डेकेन बोला था, डाई डेकेन नहीं बोला था है। हेक्साडेकेन सभी जगह 2 के लिए डाई यूज किया जाता है, बस C12 में 2 यूज किया जाता है, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपके पास 27 होगा तो हेप्टाडिक, सॉरी हेप्टा इकोसेन, इकोसेन 26 है तो हेक्सा इकोसेन। अगर 27 रहेगा तो हेप्टा इकोसेन, 28 रहेगा तो ऑक्टा इकोसेन एंड सो ऑन। C30 is 62 है तो आप देखोगे इसको बोला जाता है ट्राइकोंटेन। 30 का नाम है ट्राइकोंटेन, इसका नाम होगा अनट्राइकोंटेन, इसका नाम होगा डाइट्राइकोंटेन, इसका नाम होगा ट्राइकोंटेन, इसका नाम होगा ऑक्टाट्राइकोंटेन, ऑक्टाट्राइकोंटेन। C40 का नाम होगा क्या? C40 का नाम होगा टेट्राकोंटेन, याद रखिए। 30 वाले का टेट्राकोंटेन, 50 वाले का नाम होगा पेंटाकोंटेन, एक आया लगा हुआ तो अनपेंटाकोंटेन। अगर हम 65 की बात करें तो 60 वाले का नाम होगा हेक्साकोंटेन, तो 65 वाले का नाम होगा पेंटाहेक्साकोंटेन। तो ये आप समझ सकते हो कि आपका नोमेनक्लेचर आसानी से आप कर सकते हो। मान लिया हम आपसे पूछते हैं बताइए C78H, 78 160 होगा तो 158 हो जाएगा। अगर मान लिया इसका नाम पूछते हैं, देखिए C70 का नाम होगा कितना? हेप्टाकोंटेन, तो H अगर उसमें ऐड हुआ है तो हो जाएगा ऑक्टा हेप्टाकोंटेन, ऑक्टा हेप्टाकोंटेन। तो ये C78 H158 के बराबर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग एक सिस्टमैटिक रूल से कर रहे हैं। आपको बेसिकली याद करना है 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद आप सब में प्रीफिक्स यूज कर रहे हो एंड, दो, यहां पर दो यूज होता है, दो के लिए, बाकी सब जगह ढाई यूज होता है। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। उसके बाद 20 का याद करना है, उसके बाद 30 का याद करना है। 40, 50, 60, 70, 80, 90 इन सब का सेम तरीके से होगा। जैसे 30 का होता है ट्राइकोंटेन, 40 का होगा टेट्राकोंटेन, 50 का होगा पेंटाकोंटेन, 60 का होगा हेक्साकोंटेन, 70 का होगा हेप्टाकोंटेन, 80 का होगा ऑक्टाकोंटेन, 90 का होगा नोनाकोंटेन। और उसमें जो भी आपको ऐड किया जाए, मान लिया C91 है तो 91 मतलब 1 के लिए हम लोग अन यूज करते हैं, तो अन 90 का होता है नोनाकोंटेन, तो अन नोनाकोंटेन। तो इस तरह से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप अप टू 99 तक नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो इस तरह से। इवन 100 का भी किया जा सकता है डेकाकोंटेन करके, लेकिन उतना जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। हमने बता दिया कि अनब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, इसमें आपको याद करना होगा। अब देखिए अनब्रांच्ड का कर लिए। अनब्रांच्ड में कुछ नहीं है, बस आपको कुछ नाम को मेमोराइज करना है। हम लोग अब नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन करते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन को करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स जानना होगा, कुछ रूल्स को यूज करना होगा। क्या क्या रूल होता है हम बता रहे हैं, तो सिंपल बात है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन नोमेनक्लेचर ऑफ branched alkane. There are following steps in nomenclature of branched alkane. Branched alkane के nomenclature में इस तरह का रूल यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है आपका, हम लोग बारी बारी से सारे स्टेप को पढ़ते हैं। याद रखिएगा जैसा रूल्स यहां पे आपको बताया जा रहा है, सिमिलर रूल्स आपको अदर जगह भी बताया जाएगा। हम बोल रहे हैं सिमिलर, नॉट सेम।
अंतर होगा, थोड़ा अंतर, ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं होगा, लेकिन जो रूल्स यहां पर है ऑलमोस्ट सेम तरह का रूल्स होगा, बाकी सभी केस में भी आएगा, बस कुछ कुछ अंतर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टोटली डिफरेंट होगा। तो इसलिए नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन को हम लोग बहुत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पे बेस्ड बाकी सारे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर का तरीका है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड को ढूंढना। कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस चेन में प्रेजेंट है उसको ढूंढना। उस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल का पेरेंट चेन कहलाता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। और जो पेरेंट चेन का नाम होता है, पेरेंट चेन का जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेरेंट चेन के नाम को ही हम लोग बेस नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो स्टेप 1 यही है कि डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, decide the longest continuous chain present in the compound, ठीक है। longest continuous chain का मतलब है कि वो ऐसा चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम, that is the chain containing लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को कंटेन करता हुआ जो चेन होगा उसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले ढूंढिए, डिसाइड कीजिए, कैलकुलेट, डिटरमाइन कीजिए कि कौन सा ऐसा चेन कंपाउंड में है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रखता है। दिस चेन is called parent chain of the compound, parent chain of the compound, and its name, parent chain का जो नाम होगा, its name is called base name of the compound, बेस नेम ऑफ द कंपाउंड। और बेस नेम कैसे आएगा, पेरेंट चेन का नाम कैसे आएगा, पेरेंट चेन का नाम आएगा, पेरेंट चेन का नाम आएगा उस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट से। मान लो अगर 10 कार्बन एटम पेरेंट चेन में प्रेजेंट होगा तो बेस नेम होगा डेकेन, जो अनब्रांच के लिए हमने अभी बताया था। अगर 8 कार्बन है पेरेंट चेन में तो आपका होगा ऑक्टेन, ठीक है। तो इट्स नेम इज कॉल्ड बेस नेम ऑफ द कंपाउंड विच correspond to name of unbranched alkane, name of unbranched alkane with same number of carbon atom, with same number of carbon atom, same number of carbon atom के साथ, same number of carbon atom के साथ जो longest continuous chain होगा उसका नाम, जो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अनब्रांच्ड अल्केन का नाम था उसी के बराबर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो आप देखिए CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3, ये है। दूसरा नाम हम लिखते हैं CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ये है। मान लिया हम तीसरा एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3
और CH2 CH2 CH3, ये है आपके पास। यहां हम एक और कार्बन कर देते हैं यहां पर। ये 3 एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है, ठीक है। 3 हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया ताकि आपको ये हम समझा सकें कि कैसे पैरेंट चेन डिसाइड करोगे अनब्रांच्ड अल्केन में। तो देखिए पैरेंट चेन आपको कहा गया है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो आप गौर कीजिए कि आप अगर ये सीधे जाते हो तो आपके पास कितना कार्बन आइटम आएगा इस चेन में? 4 कार्बन आइटम आएगा। इवन अगर आप ऐसे भी मूव करते हो तो आपके पास इस तरह से भी मूव करते हो तो आपके पास 1 2 3 4 कार्बन आइटम आएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों पैरेंट चेन है, आप इसको भी पैरेंट चेन ले सकते हो, इसको भी पैरेंट चेन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका बेस नेम जो होगा, जैसा कि आप देख सकते हो कि बेस नेम जो होगा यहां पर 4 कार्बन वाले एटम का बेस नेम को शॉर्ट में BN से लिख रहे हैं। PC मतलब हुआ पैरेंट चेन, BN मतलब हुआ बेस नेम। बेस नेम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है, अल्केन होता है, उसका नाम होता है ब्यूटेन। तो बेस नेम विल बी इक्वल टू ब्यूटेन, ठीक है। बात अगर हम यहां की करें तो यहां पर आप देखोगे कि आपके पास जो पैरेंट चेन होगा वो सीधे अगर जाओगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम आएगा। अगर आप नीचे जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 ज्यादा कार्बन नंबर जो है इसी में आ रहा है। आपके पास 3 चेन बन रहा था, एक तो सीधा ये, एक ये और एक ये। इन तीनों में आपके पास एक तो ये बन रहा था, जैसे कि हम बना के दिखाते हैं आपको, एक ये बन रहा था और एक सीधा बन रहा था। तो आप गौर कीजिएगा कि सीधे वाले में 5 कार्बन था, इस वाले में 1 2 3 4 कार्बन था और इस वाले में 6 कार्बन है। इसलिए आपका पैरेंट चेन जो होगा वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम कंटेन करने वाला चेन के थ्रू ही आएगा और इसलिए इसका बेस नेम हो जाएगा फिर क्या? 6 कार्बन आइटम है ना, 6 कार्बन वाले के साथ बेस नेम होगा हेक्सेन। इसी तरह से अगर हम यहां पे बात करें तो आपके पास एक तो ये चेन हो सकता है, ये चेन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसी चेन में है, इसी चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। आपके पास फिर 3 चेन पॉसिबल है, एक तो ये चेन, एक ये चेन और एक ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन स्टेट जो है वो है। तो अगर हम इसमें कार्बन आइटम की बात करें, यही आपका पैरेंट चेन हो गया। इसमें अगर हम कार्बन आइटम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका बेस नेम जो होगा यहां पर वो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन हो जाएगा। यहां बेस नेम जो होगा ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो गौर कीजिएगा कि आपके पास जो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है पैरेंट चेन डिसाइड करना, और पैरेंट चेन जो होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जो पैरेंट चेन का नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेस नेम कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग सेकेंड स्टेप बताते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा? स्टेप 2। देखिए सेकेंड स्टेप होता है कि पैरेंट चेन के जो बाहर है, पैरेंट चेन आपने डिसाइड कर लिया, जो स्पेसिस बाहर होता है पैरेंट चेन के उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं, इस रूल को दूसरा स्टेप नहीं बोलेंगे, पहले नहीं बोलेंगे। द स्पेसिस प्रेजेंट, स्पेसिस या ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द पैरेंट चेन, outside the parent chain are called substituent। जो ग्रुप्स प्रेजेंट होगा बाहर पैरेंट चेन के उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जैसे कि यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ग्रुप बाहर प्रेजेंट है, यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और यहां पर पैरेंट चेन से जो जुड़ा हुआ है, जो ग्रुप पैरेंट चेन से बाहर है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो जो भी ग्रुप बाहर प्रेजेंट होगा पैरेंट चेन के उसको आप लोग सब्स्टिट्यूएंट कहोगे। स्टेप 2 होता है
कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ substituent, numbering of parent chain is done. ठीक है? that numbering is taken to be correct. उस नंबरिंग को हम लोग करेक्ट मानते हैं. दैट नंबरिंग इज टेकन टू बी करेक्ट which gives lower locant number to substituent. जो नंबरिंग लोअर लोकेंट नंबर देगा सब्स्टिट्यूएंट को, उसी नंबरिंग को आप सही मानोगे. ठीक है? पॉइंट ये है कि जो स्पेसिस पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, पैरेंट चेन से बाहर आ गया है, उसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहोगे. अब सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन बताने के लिए, क्या लोकेशन है, किस जगह पे जुड़ा हुआ है, लोकेशन बताने के लिए हम लोग को नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करना होगा. और नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करते वक्त ध्यान रखोगे कि उस नंबरिंग को सही मानोगे आप जो सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेंट नंबर है, पोजीशन है, वो लोअर दे रहा हो. ठीक है? जो लोअर दे रहा है वही सही नंबरिंग कहलाएगा. जैसे कि अगर हम इन सभी एग्जांपल में बात करें तो आप अगर नंबरिंग करना चाहो तो आपके पास ये पैरेंट चेन है या ये पैरेंट चेन है, दोनों में से किसी में कर सकते हैं. चूंकि दोनों है तो हम किसी एक को लेके चलते हैं. चलिए ये है, तो हम दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग किया, या फिर इधर से 1 2 3 4. अगर हम इस तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है सेकेंड पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकेंड पे प्रेजेंट है. हमने पैरेंट चेन उधर ले लिया है, पैरेंट चेन स्टेट वाला लिया है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा. अगर हम पैरेंट चेन ये लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट था. तो हमने इसको पैरेंट चेन लिया, स्टेट वाले को, किसी को भी ले सकते हो, दोनों में से चाहे ऐसे लो या सीधा लो, सेम ही आएगा काम. तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है यहां. तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर इधर से आ रहा है 2, और जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं राइट साइड से, एरो दिखा रहे हैं, इधर से लेफ्ट साइड से, इधर से कर रहे हैं तो राइट साइड से, तो इधर से आ रहा है 3. तो ये जो है गलत है और ये जो है नंबरिंग सही है. इसी तरह से नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन किया जाता है. उस नंबरिंग को सही माना जाता है जो लोअर लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दे रहा हो. बात अगर हम यहां पे करें तो आप देखोगे नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या हम ऐसे कर सकते हैं. देखो, तो आप ऐसे किए, इस तरह से किए नंबरिंग, तो आपके पास आया 4 पे सब्स्टिट्यूएंट. दूसरा तरीका क्या हो सकता है नंबरिंग इस तरह से, हम नीचे से करते हैं ऊपर की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास आया 3 पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट. तो दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग. जो 4 आ रहा है वो गलत नंबरिंग होगा. उस नंबरिंग को सही माना जाता है जो लोकेंट नंबर जो है वो कम देता है. जो लोकेंट नंबर ज्यादा देगा उसको सही नहीं माना जाएगा. बात अगर हम इसमें करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से किया, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इधर से किया तो आपको मिला 4 पे, इधर से किया तो आपको मिला 5 पे. ये गलत है नंबरिंग और ये सही नंबरिंग है. ठीक है? तो दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप आपका नोमेनक्लेचर में यही होता है कि जो ग्रुप बाहर है सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन से, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, और वही नंबरिंग सही कहा जाएगा जो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर कम देगा. जो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर कम देगा उसी को हम लोग सही नोमेनक्लेचर मानेंगे. तो ध्यान रखिए यहां पर. अब जब आपने लोकेट नंबर डिसाइड कर लिया, पैरेंट चेन का बेस नेम डिसाइड कर लिया, तो एक्चुअल में नेम ऑफ द कंपाउंड जो होगा
वो रिटेन एज, नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटेन एज फॉलोज। इस तरह से आप कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हो। सबसे पहले आप देते हो लोकेंट नंबर, सबसे पहले आप देते हो लोकेंट नंबर, उसके बाद देते हो सब्स्टिट्यूएंट नेम, और उसके बाद देते हो बेस नेम। ठीक है, यही तरीका है नाम लिखने का किसी भी कंपाउंड का, खासकर इन सभी सिंपल कंपाउंड्स का। सबसे पहले लोकेंट नंबर दोगे, क्या लोकेशन नंबर है सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद डैश दे करके सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखोगे, एंड देन आफ्टर यू विल राइट द बेस नेम। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें, हमारा पहला एग्जांपल है, आपका दूसरा एग्जांपल है, आपका तीसरा एग्जांपल है, तो इन तीनों का अगर हम नाम लिखना चाहें तो देखिएगा होगा लोकेंट नंबर है 2 और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम, देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट जो है आप देख सकते हो कि CH3 है, CH4 को मीथेन कहते हैं। तो CH3 एक कार्बन अगर हटा लिया, एक हाइड्रोजन अगर हटा लिया जाए अल्केन से, तो उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो ग्रुप बनेगा उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि CH4 था, उसका नाम था मीथेन, तो एक हाइड्रोजन हटाया तो बच गया CH3, इसका नाम होगा मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम बात करें इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का, तो आप देखोगे कि लोकेंट नंबर आपका 3 है, सब्स्टिट्यूएंट आपका मिथाइल ही है, और यहां पर बेस नेम आपका हेक्सेन है। तो दिस विल बी द नेम ऑफ सेकेंड कंपाउंड। अगर हम थर्ड कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करें, तो आप देखिए 4 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, CH2CH3। CH3 का नाम होता है इथेन, उससे एक हाइड्रोजन हटा लिया तो बन गया इथाइल, तो आपका यहां पर नाम हो जाएगा इसका 4-इथाइल ऑक्टेन, 4-इथाइल ऑक्टेन। तो दिस इज द स्टेप थ्रू विच यू कैन नेम सिंपल ब्रांच्ड अल्केन। ये जो भी हमने पढ़ा है वो सिंपल ब्रांच्ड अल्केन के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है सिर्फ, और एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ पहले पैरेंट चेन डिसाइड किया, और जो सब्स्टिट्यूएंट था उसका लोकेशन नंबर, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करते हुए डिसाइड करके हमने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, लोकेंट नंबर डैश सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड देन बेस नेम लिखा। तो इस तरह से आप सिंपल जो ब्रांच्ड अल्केन होगा, सिंपल एकदम सिंपलेस्ट ब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होगा आपको कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा आपको कंपाउंड में, आपको एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा कंपाउंड। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो कंपाउंड में, तो आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको पैरेंट चेन डिसाइड करके लोकेंट नंबर डिसाइड करना होगा ग्रुप के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और उसके लिए आप रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हो। ठीक है, तो स्टेप 3 की बात करते हैं। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, if more than one substituents are present, if more than one substituents are present in alkane, more than one substituents are present in alkane, then for numbering of parent chain, for numbering of parent chain, rule of first point of difference, rule of first point of difference, शॉर्ट में इसी को कहते हैं RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अप्लाइड।
ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना होगा। अब देखिए रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या, पहले उसको हम समझाते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल हम लिखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH3 और CH3, और यहां पर एक और एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ये दो केस है जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। पैरेंट चेन आपका ये है, यहां पर पैरेंट चेन आपका ये है, यहां पर आप ये आसानी से देख सकते हो। कहने के लिए पैरेंट चेन आप इधर भी ले सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही। तो पैरेंट चेन ये है, तो पैरेंट चेन तो आपको पता चल गया, पैरेंट चेन पता चल गया तो बेस नेम भी आपको पता है, आप आसानी से बेस नेम डिसाइड कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो बेस नेम हो जाएगा यहां पर पेंटेन, यहां पर आपका बेस नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां बेस नेम हो जाएगा आपका ऑक्टेन। तो बेस नेम आपका यहां पर पेंटेन है, बेस नेम वहां पर ऑक्टेन है। तो आपके पास जो पैरेंट चेन है वो आपने डिसाइड कर लिया। अब नंबरिंग आपको करना होगा सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है और सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है। तो हम नंबरिंग करते हैं। अगर हम इसमें नंबरिंग करें इस साइड से और इस साइड से, तो आप देखोगे आएगा 1 2 3 4 5, इधर से करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5। तो जब आप लेफ्ट साइड से किए नंबरिंग तो आपको आया सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 3 पे और पोजीशन 4 पे, 3 और 4 पे। और जबकि राइट साइड से किया जब आपने नंबरिंग तो आपको आया 2 पे और 3 पे, 2 और 3 पे। ठीक है। अब देखिए रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही कहता है कि जहां पर पहली बार डिफरेंस आए, पहला डिफरेंस यही आ गया, पहली बार में ही पहला डिफरेंस आ गया। अगर मान लो पहली बार में सेम आता, 3 3 दोनों में आता, तब हम लोग दूसरे बार में देखते हैं, और अगर दूसरे बार में सेम आता तब हम लोग तीसरे बार में देखते हैं। तो अगर नंबरिंग कर रहे हो आप, तो जहां पर पहला डिफरेंस आए उसमें से जो कम नंबरिंग दे रहा होगा, उसमें से जो कम नंबरिंग दे रहा होगा वही सही नंबरिंग है और ये गलत नंबरिंग होगा। हम इसको नहीं देखेंगे, गौर कीजिएगा, हम सिर्फ इसको देखेंगे। हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे जो डिफर कर रहा है उसी को देखेंगे। बात अगर हम यहां पे करें तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो आपको आएगा 3 पे और 5 पे, उधर से करोगे तो आपको आएगा 4 पे और 6 पे। पहला डिफरेंस ये है और जिसमें कम आएगा वही सही नंबरिंग है। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही कहता है कि अगर आपको 2 नंबरिंग पॉसिबल है या मोर देन 2 नंबरिंग पॉसिबल है पैरेंट चेन का, तब उस नंबरिंग को सही लेते हैं जिसमें पहला डिफरेंस के पॉइंट पर लोअर लोकेट नंबर आए। जहां पे पहली बार डिफरेंस आ रहा है उसमें जो लोअर वैल्यू देगा वही सही नंबरिंग होगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू RAPD that numbering is taken to be correct, that numbering is taken to be correct which gives lower locate number, which gives lower locate number at the first point of difference। जहां पर पहला डिफरेंस आया वहां पर जो लोअर लोकेट नंबर देगा वही सही नंबरिंग है। तो यही RFPD अप्लाई करने का तरीका है। RFPD यही कहता है कि जहां पर पहला डिफरेंस दिखे आपको उसमें जो लोअर लोकेट नंबर देगा वही सही नंबरिंग है। ठीक है। अब देखिए
अगर आपको एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहने के लिए अगर है तो आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, टू रिप्रेजेंट मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। तो टू रिप्रेजेंट, इसी में हम एक पॉइंट लिखेंगे, टू रिप्रेजेंट मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स, prefixes like di, tri, tetra are used. Prefixes like di, tri, tetra are used if two different substituents are present. दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट रहा, आर प्रेजेंट, देन अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, तब जो है आपको अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा। इसको हम स्टेप 4 मान लेते हैं। जैसे कि देखिए इन दोनों का नाम लिखते हैं हम लोग, तो नंबरिंग तो आपको पता चल गया कि ये नंबरिंग सही होगा 2 3, तो इसका नाम होगा 2 3। दोनों पे देखिए मिथाइल है तो हो जाएगा डाई मिथाइल। हमने यही तो बताया कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करोगे। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। तो 2 3 डाई मिथाइल, लोकेट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट नेम और फिर बेस नेम, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें अगर हम बात करें तो आपको देखिएगा एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल CH3 CH2। तो अगर इसमें आपको नाम लिखना है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे सब्स्टिट्यूएंट में कौन सुपीरियर ज्यादा है। तो सुपीरियर ज्यादा है इथाइल और मिथाइल। सुपीरियर का मतलब होता है जो डिक्शनरी में पहले आए, जो नाम डिक्शनरी में पहले आएगा वही अल्फाबेटिकली सुपीरियर कहलाएगा। तो इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल सुपीरियर होगा तो पहले इथाइल ही लिखाएगा। तो इथाइल देखिए ये नंबरिंग सही है, तो इसमें 3 में आ रहा है इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल ऑक्टेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, आपने सबसे पहले RFPD डिसाइड करके, RFPD यूज करके नंबरिंग किया पैरेंट चेन का, पैरेंट चेन डिसाइड करने के बाद, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया विथ लोकेट नंबर। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम था तो डाई लगा करके आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ और एग्जांपल इन्हीं दोनों स्टेप के आधार पे करते हैं। इन्हीं दोनों स्टेप के आधार पे कुछ और एग्जांपल आपको करवा रहे हैं। जैसे कि आपको अगर नाम लिखने के लिए कहा जाए इसका CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH CH3 और CH2 CH3 ये कहा जाए। अगर आपको CH3 CH CH3 CH 2 C CH3 CH3 और CH3 इसका नाम लिखने के लिए कहा जाए। इन दोनों का नाम लिखने के लिए आपको कहा जाए तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पैरेंट चेन डिसाइड कर लोगे। जो सामने ये है इसमें पैरेंट चेन ये है, पैरेंट चेन डिसाइड कर लिया। पैरेंट चेन में आप कार्बन आइटम आसानी से देख सकते हो, तो इससे बेस नेम बन गया यहां पर 1 2 3 4 5 बेस नेम हो गया पेंटेन, और यहां पर बेस नेम हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। तो यहां पर बेस नेम हो गया ऑक्टेन और वहां पर बेस नेम हो गया पेंटेन। अब देखिए आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग चूंकि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
तो इधर से अगर आपने नंबरिंग किया तो आपके पास आया 3 पे, 4 पे और 6 पे। आप इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप उधर से अगर नंबरिंग करोगे तो आएगा 3 पे, 5 पे और 6 पे। तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखिए, इन दोनों में सेम आ गया पोजीशन, तो इसको नहीं देखेंगे। पहला डिफरेंस आ रहा है आपको यहां पर, पहला डिफरेंस आपको आ रहा है यहां पर। जहां पर पहला डिफरेंस आए उसमें जो लोअर लोकेट नंबर दे रहा हो वही सही है और ये गलत है। तो अगर ये सही है तो आप इसका नाम लिख सकते हो। आप देखोगे कि 3 और 6 पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है। तो इथाइल सुपीरियर होता है कि मिथाइल? इथाइल सुपीरियर है। तो पहले आप लिखोगे किसको? इथाइल को। तो 4 इथाइल, उसके बाद 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन होता है लोगों को। कंफ्यूजन ये होता है कि इथाइल और डाई मिथाइल में सुपीरियर लोग देखते हैं, वो गलत है। डी और ई में मत देखिए, मिथाइल और इथाइल में देखिए। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो आप प्रीफिक्स यूज कर रहे हो टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप डिसाइड करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा prefixes like di tri tetra penta used to represent number of substituents are not used in deciding the alphabetically superior group। आपको अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप डिसाइड करते वक्त आप जो प्रीफिक्स यूज कर रहे हो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, प्रीफिक्स जो हम लोग यूज कर रहे थे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम, उसको हम लोग अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप डिसाइड करने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 आपको आ गया 2 4 4, नंबरिंग किया इधर से 1 2 3 4 5। तो इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे तो आएगा 2 पे 2 2 है। गौर कीजिए, एक ही जगह पे अगर 2 अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको उसको 2 बार लिखना होगा। पहला डिफरेंस आया यहां पर और इसके आधार पे ये सही है, ये गलत है। पहला तो सेम ही आ गया था 2 2, लेकिन दूसरा में जो डिफरेंस आया उसमें आप देख सकते हो कि ये जो इस तरफ से नोमेनक्लेचर है, इस तरफ से नंबरिंग है, वो सही नंबरिंग है। इधर से जो नंबरिंग आ रहा है वो गलत है। तीनों जो है मिथाइल है, इसलिए आप आसानी से लिख सकते हो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। दिस विल बी द नोमेनक्लेचर ऑफ this compound 2,2-trimethyl pentane। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हम लोग ब्रांच अल्केन का इस तरीके से करते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सिंपल उस नंबरिंग को सही मानेंगे जो कम लोकेट नंबर दे। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो आपको रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करना पड़ता है। अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट में जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप है उसको पहले लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स पढ़ा ब्रांच अल्केन के नोमेनक्लेचर का। अगले क्लास में कुछ और रूल्स हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच अल्केन के नोमेनक्लेचर का। अभी आधा ही नोमेनक्लेचर हो पाया है ब्रांच अल्केन का, अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ अभी आपको और बताया जाएगा।